अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ स्कूल अकेडमी। तो लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सो लेट वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। गिव दी ड्रॉबैक्स टू यूज सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो हमें कहा जा रहा है उसका मतलब ये कि आप लोगों को पता है जो सिंपल पेंडुलम होती है उसका एक जो है ना टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट फीचर होते हैं। लेकिन इस जो है ना क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया जा रहा है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है हम उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखिए इसका क्या मतलब है टाइम स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एक उस चीज़ को कहा जाता है जो हमेशा जो है ना फिक्स रहे, चाहे कंडीशन जो भी हो, अगर वो वैल्यू हमेशा जो है ना सेम रहे तो उसको फिर हम जो है ना स्टैंडर्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अब आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, अच्छा टाइम पीरियड पहले होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये जो एक्सप्लेन कर दूँ। टाइम पीरियड होता है कि सिंपल पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। अब जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 2-3 पैरामीटर के ऊपर। उसमें एक है ग्रेविटी और एक है उसकी जो है ना लेंथ सिंपल पेंडुलम की। तो अब देखें कि अगर हम ये देखना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो हमें जो है ना उन चीज़ों पे गौर करना होगा जिसके ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो वो है ग्रेविटी एंड लेंथ। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटी है इट इज़ अ नॉट एब्सोल्यूट पैरामीटर, इट इज़ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप अर्थ के ऊपर हैं तो ग्रेविटी है 9.8। अगर आप जो है ना मून के ऊपर चले जाएँ तो अगर उसी पेंडुलम को अगर आप मून पे ले जाएँ तो वहाँ पे ग्रेविटी होगी 1.6। तो अब देखें अगर आप अर्थ वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ और निकलेगी टाइम पीरियड की। अगर आप मून पे ले जाएंगे उसी सिंपल पेंडुलम को तो उसकी वैल्यू कुछ और निकलेगी। मीन यहाँ से हमें पता चला कि टाइम जो है ना फिक्स नहीं होगा उसका। ये तो होगी एक रीज़न। अब आज यहाँ दूसरी रीज़न की तरफ कि जो आपको पता है सिंपल पेंडुलम है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अब जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है आपको पता है लेंथ इज़ अ नॉट, किसी भी जो है ना चीज़ की जो लेंथ है वो भी एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे एक लेंथ है तो गर्मियों में कुछ और होगी, सर्दियों में कुछ और होगी। अब अगर आप एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को गर्मियों में मेजर करेंगे समर के अंदर तो वो कुछ और निकलेगा, अगर आप सर्दियों में मेजर करेंगे तो वो कुछ और निकलेगा। तो ये जो है ना रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जो है ना यही मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको रीड कर लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। उसमें जो फर्स्ट है कि इट्स पीरियड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ ड्यूरिंग समर और विंटर, जो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग समर एंड विंटर। अब जो है ना दूसरी रीज़न लिखा है कि इट्स पीरियड वेल चेंज ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जो कि ग्रेविटी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, विच चेंजेस विद एल्टीट्यूड, और ये हाइट के साथ भी चेंज होती है। मीन अगर आप अर्थ से हाइट की तरफ चले जाएँ तो ग्रेविटी और कम होती जाएगी, तब भी जो है ना इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और तीसरी रीज़न भी लिखी हुई है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस विल चेंज दी पीरियड। अब इसका मतलब ये देखें कि अगर हवा चल रही है वहाँ पे आप उस पेंडुलम को रिलीज़ करें तो उसका टाइम पीरियड कुछ और निकलेगा। अगर हवा नहीं चल रही मीन फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट हैं तो उसका टाइम पीरियड कुछ और निकलेगा। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि रेडियन एंड स्टे रेडियन द बेस यूनिट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियन और स्टे रेडियन बेस यूनिट है। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहरहाल यहाँ पे भी जो है ना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको जो है ना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिस्टम इंटरनेशनल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 के अंदर, तो उसमें बाकी यूनिट्स को जो है ना हमने कैटेगराइज कर दिया बेस यूनिट, डिराइव यूनिट्स। बट कुछ क्या बल्कि 2 यूनिट थे सिर्फ, उनको जो है ना साइंटिस्ट मुत्तफिक नहीं हुए कि इसको बेस में डाला जाए या डिराइव में, तो उन यूनिट्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो वो कौन से वो है रेडियन और स्टे रेडियन। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या जो है ना ये बेस यूनिट्स हैं, तो आंसर है नो, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो लेट वी रीड इट। नो, रेडियन एंड स्टे रेडियन आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, द यूनिट विच आर नॉट placed either in base units or derived units are known as supplementary unit। यानी ऐसे यूनिट जिन्हें ना तो बेस में रखा गया और ना जो है ना ड्राइव में रखा गया हो तो इन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन इज अ 2 डायमेंशनल एंगल, 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल।
तो ये मैंने जो है ना थ्री में डिटेल में बताया था, 2 डायमेंशनल एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। तो अगर आप जो है ना डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरी वो 3 वाली वीडियो को जो है ना ये टॉपिक आप वहाँ पे बड़ी डिटेल में समझ सकते हैं कि 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है। वाइल स्टेरेडियन इज़ द 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट डज़ वर्ड माइक्रो सिग्निफाई इन माइक्रोवेव ओवन। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको पता है जो माइक्रोवेव ओवन होता है ये जो है ना इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके नाम के अंदर माइक्रो कवर्ड क्यों आ रहा है, क्या सिग्निफाई कर रही है। तो स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वर्ड माइक्रो आता है वो इससे आया गया बिकॉज इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर जो है ना हम कुछ जो है ना वेव यूज़ करते हैं चीज़ों को जो है ना कुकिंग के लिए। जो उनका ऑपरेशन है माइक्रोवेव ओवन का वो डिपेंडेंट है सच टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेव्स जिन्हें कहा जाता है माइक्रोवेव। अब यहाँ पे जो है ना मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है ये वेव की जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल। यानी कि हम फ्रीक्वेंसी या उनके वेवलेंथ की बेस पे जो वेव्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है। लेकिन ये देखें माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो इस्तेमाल होती है हमारी, वो इस्तेमाल होती है माइक्रोवेव। जैसे आप देखें अल्ट्रावायलेट ये सन से आ रही है। उसके अलावा जो है ना विजिबल लाइट आपको पता है जो हमारी आम सन की लाइट है वो है एक्सरे। जो है ना ये जैसे देखें जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है तो डिफरेंट जो है हमने नाम दिए गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ पे जो एक तरह की आप लो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं बिकॉज देखें ये लो फ्रीक्वेंसी पे पड़ा, इस तरफ जाएँ तो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, इस तरफ आएँ तो लो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स हैं ये इस्तेमाल होती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। सो दैट्स वाई अ वर्ड माइक्रो इज़ यूज्ड इन द नेम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। इसको जो हम रीड कर लेते हैं कि द वर्ड माइक्रो सिग्निफाई अबाउट द माइक्रोवेव्स विच आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? वो वेव्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। वेव यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन। दीज माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू रेजोनेट फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल टू जनरेट हीट। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्चुअली हमें उसका ऑपरेशन बता रहे हैं कि हम इन वेव को यूज़ करते हैं। ये वेव जो है ना एक सिस्टम लगा होता है माइक्रोवेव के अंदर, जो वेव जो है ना फेंकता है हमारी जो वो फूड प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर। तो ख़ास किस्म की जो है ना फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से वो जो हमारी फूड पड़ी होती है उसके अंदर जो है ना फैट मॉलिक्यूल भी होंगे, ऑब्वियसली वाटर भी होगा, तो वो जो है ना रेजोनेट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ रेजोनेंस करती है तब मैक्सिमम एनर्जी जो है ना हमें गेन होती है। तो उस रेजोनेंस की वजह से जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड। तो हीट की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी जो है ना जनरेट होती है। तो उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजोनेट फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल टू जनरेट हीट विच यूजेस टू कुक फूड। द वेव length of microwave used in the microwave oven is 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर वो हमें लेंथ बता रहे हैं उस वेव की कि वेव लेंथ कितना होती है, वो है 12 सेंटीमीटर। एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ अबाउट 2450 मेगाहर्ट्ज़। ही इसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है भी बहुत सिंपल, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है ना मैथ से वो इरिटेट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आसान वे में मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन में कहा गया कि डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चेंज इट इनटू, यानी कि किलोग्राम मीटर पर क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब के अंदर हमने इसको जो है ना कन्वर्ट करना है। एक तरह से जस्ट कन्वर्जन ही है। तो स्टूडेंट, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये 1.2 लिखा। अब देखें कि यहाँ पे किलो में हमें गिवन है ना, लेकिन हमने ग्राम में जाना है। तो अब क्या करें, जो किलो है विच इज़ अ प्रीफिक्स, इसको हटा के इसकी वैल्यू पुट कर दें 10⁻3। क्यों ये हटाया मैंने, बिकॉज किलो इज़ अ 10⁻3 प्रीफिक्स। तो इसको हटा दिया, ये ग्राम एज इट इज़ आ गया एंड मीटर क्यूब को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया। यानी हमने क्या किया, जो दो टारगेट थे, किलोग्राम को ग्राम में और पर मीटर क्यूब को पर सेंटीमीटर क्यूब में करना था, तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो है ना, अब देखें ये 1.2 लिखा, 10⁻3 लिखा। अब इसके बाद
हमने पर मीटर क्यूब को सेंटी में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटी इज़ अ 10⁻²। तो मैंने क्या लिखा, सेंटी 10⁻²। अब देखें ऊपर -3 क्यों लिखा मैंने, -3 इसलिए लिखा बिकॉज जो हमने कन्वर्ट करना है ये उसके अंदर सेम के ऊपर भी -3 है। तो आपने ये भी लिख देना 10⁻² लिखा बिकॉज सेंटी इज़ 10⁻², एंड -3 क्यों लिखा बिकॉज जो कन्वर्ट करना है उसके ऊपर -3 आ रहा है। अब इसके बाद ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 10⁻+2 भी लिख दिया और ऊपर 10⁻3। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी कि ये मैंने क्यों किया। तो स्टूडेंट देखें, ये मैथ का प्रिंसिपल है कि कोई भी फैक्टर आप खुद से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मैथ के अंदर, बिकॉज इट्स इक्वेशन, इक्वालिटी है, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप लास्ट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप उसको ऑपोजिट प्रोसेस भी ज़रूर करेंगे। तो इससे मैंने क्या किया, ये तो हमारी मजबूरी थी ये वाले काम करना, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ताकि जो हमने नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकें। तो इसके लिए मैंने -2 हटा के +2 लिखा, ये -3 एज इट इज़, दोनों का साइन ही चेंज करना, बस इसका चेंज करना है ताकि ये जो नया फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराया ये उसके इफेक्ट को कंपनसेट कर ले। ये ग्राम पर मीटर क्यूब एज इट इज़। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया कि ये जो 10⁻² है इसको हटा के मैं सेंटी लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज़ अ प्रीफिक्स। तो इसको हटा के मैं सेंटी लिखो ऊपर -3 तो -3। अब ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है, इट इज़ अ जस्ट कंपनसेटिंग फैक्टर। सो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा -6। अब आप क्या करें, इस जो आपके न्यूमेरिक फैक्टर हैं ये पड़ा है, ये इनको साइड पे कर लें। अब ये जो सेंटी था इसको मैंने जाके मीटर के साथ रख दिया और ग्राम आ गया। अब देखें ये हमने यूनिट्स कन्वेंशन के अंदर ये जो है एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर पावर 2 चीज़ों के ऊपर इकट्ठी आ रही हो तो आप हटा के जस्ट एक के ऊपर लगा दें, वो यानी जनरली दोनों के ऊपर ही समझी जाएगी। इसलिए -3 मैंने जस्ट मीटर के ऊपर लगा दिया, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर सेंटी को भी -3 मिलेगा, लेकिन जस्ट लिखते हुए हमने एक फैक्टर के ऊपर लिखना होता है। अब इन फैक्टर को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये चीज़ आपकी रिक्वायर्ड कन्वर्जन के रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो है ना हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए आप जो इस फिगर को देखें कि एक चेन है, अगर उसकी बेशक 100 कड़ियाँ हों, 100 में से 99 कड़ियाँ आर सो स्ट्रॉन्ग, बट उसमें अगर एक कमज़ोर कड़ी होगी तो उस चेन की ताकत का अंदाज़ा उन 99 स्ट्रॉन्ग कड़ियों से नहीं लगाया जाएगा बल्कि इस एक कमज़ोर कड़ी से लगाया जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लें वो चेन बेकार है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट मेजरमेंट में क्या हो सकता है, मीन इस तरह की कोई चीज़ मेजरमेंट में भी आती है, तो बिल्कुल आती है। वो ये बनेगी, देखें कि अगर आपकी जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप जो ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिली, तो उस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट बनेगा उसके अंदर आप लेट्स से कहते हैं 10 वैल्यूज़ थी, 10 में से जो 9 वैल्यूज़ थी वो बहुत प्रिसाइज थी, एक्यूरेट थी, लेकिन एक जो वैल्यू थी वो जो है ना लेस एक्यूरेट थी। तो हमारा जो ओवरऑल रिज़ल्ट बनेगा वो उन 9 प्रिसाइज वैल्यू की बेस पे नहीं बनेगा, एक्यूरेट वैल्यू की बेस पे नहीं बनेगा। हमारे उस रिज़ल्ट की जो एक्यूरेसी होगी वो डिपेंडेंट होगी उस एक जो कम प्रिसाइज वैल्यू थी, जो लेस प्रिसाइज वैल्यू थी उसके ऊपर। तो मीन मेजरमेंट में ये सिस्टम हो गया, और जो दूसरा सिस्टम था चेन का उसमें कमज़ोर कड़ी का हो गया। तो इसके आंसर को रीड कर लेते हैं कि द एनालोगस स्टेटमेंट ऑफ अबाउट सेइंग कैन बी एज फॉलोज, कि ऊपर वाली कहावत का जो है ना मुतरादिफ स्टेटमेंट मीन इस जैसा स्टेटमेंट वो कुछ यूँ हो सकता है। वो क्या है, अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ ओनली एज मच एज एक्यूरेट एज लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डेटा, कि जितना उसकी कम से कम एक्यूरेट वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर, आपका रिज़ल्ट उसी की बेस पे डिसाइडेड होगा। अब जो है ना हम आते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट ईयर एंड ईयर। तो स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जो है ना ये बच्चों में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इसमें जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईयर में और लाइट ईयर में क्या फ़र्क है। अब ईयर तो आपको पता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ
टाइम का यूनिट है, लेकिन बात स्टूडेंट लाइट ईयर को भी टाइम का यूनिट समझते हैं। लाइट ईयर क्योंकि कहते हैं कि ईयर आ रहा है, सो ईयर तो इज़ अ सीजनल, और जो सीज़न है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, तो वो कहते हैं जी ये भी टाइम का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जी हाँ, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। वो कैसे, ये देखें कि जो हमारे बहुत दूर गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, इतने ज़्यादा दूर हैं कि हमारी जो दूसरी मेजरमेंट है, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, वो कम पड़ जाती है उस डिस्टेंस को मेजर करने में। हमारी वो चीज़ें, हमारे वो डिजिट्स वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम उससे मेजर नहीं कर पाते। तो फिर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लाइट ईयर के फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया, और इसका मकसद था जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्टार हैं, गैलेक्सीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे हैं, तो हम उनके डिस्टेंस का आइडिया दे सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप ये समझें कि लाइट ईयर है क्या। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। अब आप सपोज़ करें कि जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ से लाइट जो है ना ट्रैवल करना स्टार्ट करे और 1 साल तक चलती रहे। अब देखें वो कितना आगे पहुँचेगी, आप ये अंदाज़ा लगाएं। अब इसका अंदाज़ा आप बेहतर यूँ लगा सकते हैं जब आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी आप एक ऐसी तेज़ तरीन चीज़ को इमेजिन करें अपनी आंखों के सामने कि वो इतना तेज़ है कि 1 सेकंड में कितना आगे पहुंच जाती है, 3 लाख किलोमीटर, वो भी 1 सेकंड के अंदर। लाइट इतना ज़्यादा फास्ट है। अब आप देखें इतना फास्ट तरीन चीज़ जो लाइट है, अगर वो 1 साल तक चलती रहे तो इट इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस जो ये कवर करेगी। तो उस डिस्टेंस को कहा जाएगा लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये देखें कि लेट्स से कि अगर ये लाइट जा रही है गैलेक्सी की तरफ, तो अगर ये 1 साल तक ट्रैवल करती रहे तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगी उस डिस्टेंस को कहा जाएगा 1 लाइट ईयर। तो अब जो हम इसको रीड कर लेते हैं कि इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ द टाइम reached to complete it is a time required to complete 1 राउंड ट्रिप ऑफ अर्थ अराउंड सन। आपको पता है कि जो 1 साल का ड्यूरेशन है वो टाइम होता है जो टाइम हमें चाहिए होता है ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप ऑफ अर्थ अराउंड सन, और इसकी तो हमने लिखा कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 31557600 सेकेंड, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। 1 लाइट ईयर इज़ 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये जो है ना इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लाइट ईयर की। इस डायमेंशन इज़ टाइम एंड इस डायमेंशन इज़ एल। सो इस क्वेश्चन का आपने अच्छे से कर लेना है। ये जो है ना दोनों का डिफरेंस था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।